नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ फिर से हाजिर हैं। बच्चों, आपने अलंकार पढ़ा होगा। अलंकारों में एक अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जिसमें प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है। वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसे अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। आज के पाठ में आप इस अलंकार का अद्भुत प्रयोग देखेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। तो आज की हमारी कविता है मेघ आए। तो आइए कविता पाठ और इसके भाव तथा अर्थ ग्रहण के पूर्व हम इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से परिचित हो लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से जुड़े और फिर बाद में लखनऊ तथा भोपाल रेडियो स्टेशनों पर भी कार्यरत रहे। बाद में कवि अज्ञेय जी के बुलावे पर इन्होंने दिनमान पत्रिका में उप संपादक का भार संभाला और फिर प्रसिद्ध बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। इनकी मृत्यु 23 सितंबर सन 1983 को हुई। सर्वेश्वर को मध्यम वर्ग का हिमायती साहित्यकार माना जाता है। इनकी रचनाओं में इस वर्ग की आशा, निराशा और धूप छांव मिलते हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और खूंटियों पर टंगे लोग आदि। पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं तथा बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ इनके प्रमुख नाटक हैं। सर्वेश्वर का मानना था कि देश के विकास और प्रगति के लिए अच्छे बाल साहित्य का होना अति आवश्यक है। बतूता का जूता, महंगू का टाई, भों भों खों खों और लाख की नाक जैसी बाल कृतियों से उन्होंने बाल साहित्य को समृद्ध किया। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। तो आइए बच्चों, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने वर्षा ऋतु के आगमन के पहले ग्रीष्म ऋतु में त्रस्त लोगों की मनोदशा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। बच्चों, आपने महसूस किया होगा जब साल की पहली बारिश होती है तो मन कैसे झूम उठता है। यहाँ कवि ने द्विअर्थ का प्रयोग करते हुए इस कविता की रचना की है। पूरी कविता में जहाँ एक ओर एक नवविवाहित स्त्री जो विवाह के पश्चात पहली बार अपने मायके आई है और कई महीनों से उस क्षण का इंतजार कर रही है कि कब उसके पति आएंगे और कब उसे विदा कराकर ले जाएंगे, वहीं दूसरी ओर गर्मी से त्रस्त लोग बादलों का उसी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इस कविता में मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए अतिथि अर्थात दामाद से की गई है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। कवि ने मेघों की तुलना सज धज कर आए अतिथि से करते हुए कहा है कि मेघ शहर में से आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां भागकर सबको इसकी सूचना देते हैं, उसी तरह मेघ के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगी है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाजों से झांकते हैं, उसी तरह मेघों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकता पूर्वक खिड़की दरवाजों से बाहर आकाश की तरफ देखने लगे हैं। इस तरह छोटे बड़े काले भूरे सफेद रंग के मेघ अपने दल बल के साथ आकाश में ऐसे छा गए हैं मानो कोई शहरी मेहमान सज धज कर गांव में आया हो। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि कहते हैं कि मेघों के आने से तेज हवाएं चलने लगी हैं और हवा के तेज होने के कारण बड़े बड़े पेड़ झुकने लगे हैं।
उन झुके पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई दूर से आते मेहमान को उचक कर देख रहा है। आंधी तेज होने से धूल उड़ने लगती है और इसका चित्रण कवि ने उन बालिकाओं के रूप में किया है जो पाहुन को देखकर लाज के मारे अपना घाघरा उठाए भागती है। नदी का चित्रण कवि ने अत्यंत सजीव किया है। नदी तिरछी नजरों से मेघ को आता देख ठिठक गई है, जैसा कि गांव की अन्य स्त्रियां पाहुन को देखकर ठिठक जाती हैं। नदी में उठने वाली लहरों की तुलना घूंघट से करते हुए कवि कहते हैं कि नदी की घूंघट सरक गई है और वह बाकी चितवन से मेघों को निहार रही है। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।